नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है फिल्म सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी, ज़ॉम्बी आउटब्रेक के सारांश से। साइंस फिक्शन, हॉरर और फैमिली ड्रामा का मिक्स। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है और आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। इसके मुख्य आइडियाज़ क्या हैं, किरदार क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं और कैसे अमरता की चाहत एक एक भयानक ज़ॉम्बी प्रकोप में बदल जाती है। सोचिए जरा, एक वैज्ञानिक है जो एक ऐसा सीरम बना लेता है जो बुढ़ापे को रोक दे, शायद मौत को भी मात दे दे। लेकिन क्या हो अगर ये चमत्कार, ये सबसे बड़ी कामयाबी एक बहुत बड़ी तबाही बन जाए। यही यही इस कहानी का सार है, वो इंसानी ख्वाहिश अमर होने की और उसके, आप कह सकते हैं, अनपेक्षित विनाशकारी नतीजे। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहानी शुरू होती है नाज से। वो अपने पति रूट और बेटे रेहान के साथ अपने पिता के घर जा रही है, लेकिन घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण सा लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये तनाव सिर्फ ऊपरी नहीं है, इसमें भावनाएं हैं, पैसा है, काफी कुछ जुड़ा है। नाज के पिता, जो एक फार्मा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने नाज की ही बेस्ट फ्रेंड करीना से शादी कर ली है। ये नाज के लिए जाहिर है एक बड़ा सदमा है। ओ। और ऊपर से पिता अपनी कंपनी बेचने वाले थे। एक बड़ी डील होने वाली थी जिससे सबको, खासकर परिवार को, काफी उम्मीदें थीं। तो पारिवारिक ड्रामा तो है ही, और इसी सब के बीच हमें पता चलता है पिता अपनी लैब में कुछ सीक्रेट काम कर रहे हैं। हाँ, वो जुनून की हद तक एक फॉर्मूला बनाने में लगे हैं। अमृता का सीरम, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी को भी जवान बना दे, मौत से बचा ले। और वो कामयाब हो जाते हैं। हो जाते हैं। लेकिन यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। वो इतने उत्साहित, इतने ज्यादा अपने आप में खोए हुए हैं कि बिना किसी टेस्ट के पूरी बॉटल खुद ही पी जाते हैं। क्या? पूरी बॉटल? हाँ, और असर तो जबरदस्त होता है, एकदम तुरंत। जैसे वो एकदम जवान दिखने लगते हैं, कम से कम 20 साल उम्र कम हो गई हो जैसे। झुर्रियां गायब, मसल्स टाइट, एनर्जी महसूस होती है। उन्हें लगता है भाई ये तो चमत्कार हो गया। बाथरूम में खुद को देखकर चौंक जाते होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये चमत्कार की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उनकी कमर के पास एक अजीब सी एलर्जी या रैश जैसा कुछ दिखने लगता है। ये साइड इफेक्ट्स की शुरुआत है। ओह। वो अपनी नई पत्नी करीना के पास जाते हैं। वो भी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। पिता अपनी कामयाबी का बखान करते हैं कि कैसे ये दवा उन्हें अंदर से ताकतवर महसूस करा रही है, कैसे दुनिया इसे खरीदेगी, वो कितने अमीर बन जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं, या शायद देखना नहीं चाहते, कि उनकी पीठ पर एक घाव बन चुका है और वो बिगड़ रहा है। और करीना, उसका क्या रिएक्शन था? उसे तो शायद शांति चाहिए थी, रिटायरमेंट। हाँ, लगता तो यही है। यहाँ व्यक्तिगत इच्छाओं का टकराव साफ दिखता है। पिता अपनी खोज में मग्न है। उन्हें ना करीना की इच्छा की परवाह है, ना अपने शरीर पर हो रहे बदलावों की। फिर नाज और रूट भी घर पहुंच जाते हैं, माहौल और तनावपूर्ण हो जाता होगा। हाँ, रूट ने नाज को मना तो लिया आने के लिए, लेकिन टेंशन साफ है। करीना स्वागत करती है पर नाज उसे नजरअंदाज कर देती है। नाज का बेटा रिहान करीना से मिलता है पर नाज उसे रोक देती है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। नाज पहले अपने भाई भैंग के कमरे में जाती है। वो कैसा है? वो थोड़ा आलसी किस्म का दिखाया गया है, दिन भर गेम्स खेलता रहता है। अच्छा। फिर सब ड्राइंग रूम में मिलते हैं और पिता कुछ जवान देखकर सब दंग रह जाते हैं। पिता कुछ बताते नहीं, लेकिन एक और धमाका करते हैं। वो कहते हैं कि अब वो कंपनी बेचने का इरादा छोड़ चुके हैं। अरे, इससे तो सब नाराज हुए होंगे। बिल्कुल। नाज भड़क जाती है, करीना निराश है, सब अपने पैसों को लेकर चिंतित हैं। पिता तर्क देते हैं कि उनका ये सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी कंपनी को दुनिया की सबसे मुनाफे वाली कंपनी बना देगा। बहस तेज हो जाती है। और इसी बहस के दौरान पिता के साथ कुछ होता है। हाँ, इसी गहमा-गहमी में कोई ध्यान नहीं देता कि पिता की हालत तेजी से बिगड़ रही है। चेहरे पर पसीना, तेज दर्द, वो गर्दन और कमर के घाव वो अब बड़े छेदों में बदल जाते हैं। उनका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। वो खून की उल्टी करते हैं, आंखें बदल जाती हैं और वो वहीं गिरकर मर जाते हैं। हे भगवान। नाज, करीना सब घबरा जाते हैं। रूट से एम्बुलेंस बुलाने को कहते हैं, पर तब तक देर हो चुकी है, वो मर चुके हैं। लेकिन तभी क्या? वो फिर से खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब? कैसे? लेकिन अब वो नहीं रहे। वो एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। आंखें पूरी काली, हरकतें बिल्कुल अजीब। वो अमरता का सीरम, वो एक अभिशाप बन गया। तो यहाँ से कहानी पूरी तरह हॉरर बन जाती है। हाँ बिल्कुल, पारिवारिक ड्रामा पीछे छूट जाता है। अब ये सर्वाइवल की जंग है।
और ज़ॉम्बी पिता का पहला शिकार बनता है घर का ही एक नौकर। शोर सुनकर आता है और पिता उसकी गर्दन पर हमला करके मांस नोच लेते हैं, वो वहीं मर जाता है। ओह गॉड। और फिर वो उस निवेशक पर हमला करते हैं जो डील के लिए आया था। वो जैसे तैसे बच तो जाता है, लेकिन पिता के मुंह का सारा खून उस पर गिर जाता है। और आपने बताया था संक्रमण खून से फैलता है। बिल्कुल। तो अब ये तय है कि वो निवेशक भी ज़ॉम्बी बनेगा। खतरा अब घर से बाहर जाने को तैयार है। इस पहले हमले को कौन रोकता है? नाज का भाई बैंग, वो तीर कमान से खेल रहा था शायद, वो बचाव में तीर चलाता है। तीर पिता के चेहरे से होता वो दिमाग में घुस जाता है। ओह। और दिमाग को नुकसान पहुंचते ही ज़ॉम्बी पिता मिल जाते हैं। तो ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारा जा सकता है, दिमाग पर हमला करके। ठीक है, एक ज़ॉम्बी मरा, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि वो निवेशक। हाँ, वो संक्रमित निवेशक रूट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, एक टाइम बॉम्ब की तरह। और बैंग, जिसने अपने पिता को मारा, वो सदमे में है, पछतावे में है। वो भी भागकर अपनी कार में बैठ जाता है। नाज उसकी मदद के लिए उसके पीछे जाती है। घर के अंदर क्या हो रहा है? घर के अंदर वो नौकर जो मारा गया था, वो भी ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाता है और दूसरे नौकर पर हमला करके उसे मार डालता है। बाप रे, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, और बाहर नाज और बैंग देखते हैं कि एक और लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है और दूसरी पर हमला कर रही है। बैंग अपनी बहन को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को कार से कुचल देता है, लेकिन ज़ॉम्बी का आधा शरीर कुचलने के बाद भी वो जिंदा रहती है और हाथों के बल चलने लगती है। ये दिखाता है कि कितने अमानवीय और खतरनाक हैं। ये तो बहुत भयानक है। और वो निवेशक जो भाग गया था? वो अब तक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। वो कार चलाते चलाते एक शादी समारोह में घुस जाता है और वहां अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। ओ नहीं, शादी में तो बहुत लोग होंगे। हाँ, और जैसा कि आप सोच सकती हैं, उसके हमले से एक एक करके कई लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। देखते ही देखते पूरा वेडिंग वेन्यू ज़ॉम्बियों से भर जाता है। वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक गलती, एक संक्रमण पूरे समुदाय को तबाह कर सकता है। घर में जो लोग बचे हैं, करीना, रूट, रेहान और एक और नौकर, शायद सैम नाम था उनका, क्या हुआ? वो लोग कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी बना नौकर फिर हमला करता है। करीना बेटे को बचाने के लिए उसे पीछे धकेलती है, कार से कोई टूल उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पर मारती है, पर कोई असर नहीं होता। फिर वो कैसे बचे? तभी किस्मत कह लीजिए, बारिश होने लगती है, तेज बारिश। बारिश? उसका क्या असर होता है? और यही कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। बारिश से ज़ॉम्बी कमजोर पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। अच्छा। ये तो अजीब बात है। हाँ, ये एक अप्रत्याशित बचाव का रास्ता बनता है। शायद ये दिखाने के लिए कि प्रकृति के अपने तरीके हैं, या शायद सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। खैर, इसी वजह से वो लोग बचकर भाग पाते हैं। नाज का रूट से संपर्क होता है। हाँ, नाज रूट को फोन करती है और उन्हें पास के एक सेफ हाउस जाने को कहती है। वो सब उस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो घर भी ज़ॉम्बियों से घिरा हुआ है। क्या वो अंदर पहुंच पाते हैं? बड़ी मुश्किल से। करीना, रूट और रिहान अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका नौकर सैम वो ज़ॉम्बियों का शिकार हो जाता है। एक और नुकसान। और नाज और बैंक? वो कार से वेडिंग वेन्यू के पास पहुंचते हैं, जो अब ज़ॉम्बियों से अटा पड़ा है। कार की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हैं। उन्हें ज़ॉम्बियों को रौंदते हुए वहां से निकलना पड़ता है। सेफ हाउस में पहुंचकर क्या उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं? नहीं, वहां एक और दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। रूट को एहसास होता है कि भागते हुए उसके हाथ पर चोट लगी थी, शायद किसी ज़ॉम्बी से। उसे संक्रमण लग गया है। ओह नो। और रूट भी। हाँ। उसे पता चल जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। मरने से ठीक पहले, मतलब बदलने से ठीक पहले, वो अपने बेटे रेहान को गले लगाता है। करीना से कहता है कि माँ का ख्याल रखना। ये पल काफी इमोशनल है। लेकिन फिर उसका शरीर बदलने लगता है, आंखें भयानक हो जाती हैं, शरीर पर वो छेद बनने लगते हैं और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर अपने ही बेटे पर हमला कर देता है। ये तो बहुत ही ट्रेजिक है। करीना कैसे बचाती है बच्चे को? करीना हिम्मत दिखाती है। वो एक रॉड से ज़ॉम्बी रूट को मारकर दूर फेंकती है। वो कमरे में किसी चीज में, शायद रॉड में ही फंस जाता है। करीना मौका देखकर दरवाजा बंद करती है और बच्चे के साथ भाग जाती है। क्या सर्वाइवर्स अब पुलिस की मदद लेने की कोशिश करते हैं? हाँ, नाज और बैंक की कार खराब हो जाती है, तो उन्हें पैदल ही भागना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है? क्या पुलिस उनकी बात मानती है? शुरू में तो नहीं। इंस्पेक्टर थोड़ा संदेह में है। वो कुछ अधिकारियों को बाहर भेजता है हालात का जायजा लेने। और बाहर? बाहर हालात कल्पना से भी बदतर हैं।
अधिकारी ज़ॉम्बियों पर गोलियां चलाते हैं पर कोई खास असर नहीं होता। ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। एक अधिकारी जैसे तैसे वापस स्टेशन पहुंचता है, कंफर्म करता है कि हाँ यह सच है, और बताता है कि बाकी ज़ॉम्बी स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। तो स्टेशन को बंद कर दिया जाता है? हाँ, लॉकडाउन। लेकिन खतरा अंदर भी आ जाता है। बाहर से आया एक घायल आदमी अंदर ही ज़ॉम्बी बन जाता है और एक अफसर पर हमला कर देता है। उसे पकड़कर एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। क्या वो दूसरे पुलिस स्टेशनों से संपर्क कर पाते हैं? मदद के लिए कोशिश करते हैं पर नाकाम रहती है। शायद लाइनें डेड हैं या बाकी जगह भी यही हाल है। तभी करीना नाज को फोन करती है। वो बताती है कि उसके साथ वाले सब ज़ॉम्बी बन गए हैं, सिर्फ वो और रेहान सुरक्षित हैं। नाज उसे हिम्मत रखने और बेटे का ख्याल रखने को कहती है। पुलिस अधिकारी अब क्या करते हैं? वो छत पर जाकर देखते हैं तो बाहर तबाही का मंजर है। उन्हें समझ आ जाता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। वो नाज और बैंग से कहते हैं कि अब हमें मिलकर लड़ना होगा। तो वो बाहर निकलते हैं लड़ने के लिए? हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क, बंदूकें लेकर वो गोलियां चलाकर ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज से और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। स्थिति हाथ से निकलने लगती है। लेकिन तभी फिर से बारिश। हाँ, जोर का तूफान और मूसलाधार बारिश। और फिर वही होता है, सारे ज़ॉम्बी रुक जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। ये बारिश वाला एलिमेंट बार बार आ रहा है, ये एक पैटर्न है। बिल्कुल, ये कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। शायद कोई थीम या सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस। इस बीच वो ज़ॉम्बी रूट जिसे करीना ने फंसाया था, वो किसी तरह निकल जाता है और गुर्राते हुए घर के पास और ज़ॉम्बियों को इकट्ठा कर लेता है। तो करीना और रियान फिर से खतरे में? हाँ, वो और एक और लड़की जो शायद सेफ हाउस में थी, उनकी जान खतरे में है। वो घर से निकलते हैं लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज़ हैं। किस्मत से उन्हें एक बाइक मिल जाती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं। उधर नाज और बैंक का क्या हुआ? वो लोग एक ट्रक में चढ़ जाते हैं खुद को बचाने के लिए। नाज रो रही होती है, शायद बैंक की हालत देखकर या पूरी स्थिति पर। तभी वो करीना और अपने बेटे को बाइक पर आते देखती हैं। वो खुश होती है, लेकिन फिर देखती है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए हैं। तो नाज क्या करती है? उन्हें बचाने के लिए वो ट्रक सीधा उन ज़ॉम्बियों पे चढ़ा देती है। कई ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन अब ट्रक ज़ॉम्बियों से घिर जाता है और जल्दी ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। ओहो। बैंक पुलिस स्टेशन फोन करके बताता है कि वो लोग स्टेशन आ रहे हैं मदद के लिए, लेकिन बात करते करते ट्रक बेकाबू होकर एक इमारत से टकरा जाता है। क्या सब बच जाते हैं? सब बच निकलते हैं, लेकिन बैंक का पैर ट्रक में फंस जाता है। इससे पहले कि वो निकल पाता, ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं और वो मारा जाता है। एक और बलिदान। ये कहानी तो किरदारों को छोड़ ही नहीं रही। हाँ, एक पुलिस अधिकारी जो अभी तक ठीक था, वो नाज और करीना को भागने के लिए कहता है, लेकिन नाज अब लड़ने के मूड में है। वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो ज़ॉम्बियों से लड़ती है और इसी लड़ाई में उसका हाथ घायल हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो भी संक्रमित हो गई है। ओह, नाज भी? हाँ, उसे इसका एहसास हो जाता है। तभी वो पुलिस अधिकारी एक बड़ा फैसला लेता है। वो जानता है कि ज़ॉम्बी आग से मरते हैं। वो खुद को बलिदान कर देता है। एक धमाका करता है, शायद गैस सिलेंडर या कुछ और इस्तेमाल करके। इस धमाके से वो खुद मर जाता है, लेकिन स्टेशन के आसपास के सारे ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं और नाज, करीना और रिहान को मलबे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये तो बहुत बड़ा बलिदान था। हाँ, ये कहानी बलिदानों से भरी पड़ी है। बाहर आकर नाज को पता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो ज़ॉम्बी बनने वाली है। ये शायद कहानी का सबसे मार्मिक पल है। वो अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाती है और करीना की तरफ देखती है। अपना सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट भूलकर कहती है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। और इसके बाद वो खुद को गोली मार लेती है। ये बहुत ही पावरफुल एंडिंग है उस किरदार के लिए। एक माँ का आखिरी फैसला अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए और शायद खुद को उस वहशत में बदलने से बचाने के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी माफी, प्यार और जिम्मेदारी जैसी भावनाएं सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? कुछ समय बीतता हुआ दिखाया जाता है। करीना बच्चे का, रेहान का अच्छे से ख्याल रख रही है। ऐसा लगता है कि शायद ज़ॉम्बी का खतरा टल गया है, कम से कम उस इलाके में। माहौल शांत लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन है। हाँ, एक लेकिन है। कहानी का अंत यहां नहीं होता। बिल्कुल। आखिर में हमें एक दूसरा देश दिखाया जाता है और वहां नाज के पिता का एक पुराना बिजनेस सहयोगी है और उसके पास वो ही दवा है, वो ही सीरम। ओह। और वो उसे खोलता है और पी लेता है। नहीं। हाँ, फिल्म यहीं खत्म होती है।
एक बहुत ही अशुभ इशारे के साथ कि ये चक्र फिर से शुरू होने वाला है। ज़ॉम्बी वायरस अब वहां भी फैलेगा। तो ये एक तरह से ओपन एंडिंग है जो सीक्वल की तरफ इशारा करती है, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरी बात भी कह जाती है। बिल्कुल, ये पूरी कहानी है। ये सिर्फ ज़ॉम्बी और एक्शन के बारे में नहीं है। ये अमरता की इंसानी इच्छा, बेलगाम वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और उसके भयानक नतीजों पर एक कमेंट्री है। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती या लालच, जैसे पिता का सीरम पीना, कितनी बड़ी तबाही ला सकता है और कैसे संक्रमण तेजी से फैलता है। और पारिवारिक संघर्ष, जैसे नाज और करीना का रिश्ता, कहानी को एक भावनात्मक आधार देता है। फिर बलिदान का थीम बार बार आता है। रूट, बैंक, वो पुलिस ऑफिसर और आखिर में नाज, सब दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान देते हैं। कुछ चीजें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, जैसे वो बारिश वाला एंगल, ज़ॉम्बियों का बारिश में कमजोर पड़ जाना। क्या इसका कोई लॉजिक दिया गया? फिल्म के सारांश में तो नहीं लगता कि कोई वैज्ञानिक कारण बताया गया है। ये शायद एक नैरेटिव टूल है, एक उम्मीद की किरण देने के लिए या कहानी में उतार चढ़ाव लाने के लिए। ये दिखाता है कि खतरा कितना भी बड़ा हो, कभी कभी अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। या फिर ये सिर्फ एक कमजोरी है जिसे सर्वाइवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कि ज़ॉम्बी को सिर्फ दिमाग पर हमला करके ही मारा जा सकता है। हाँ, ये ज़ॉम्बी जॉनर का एक क्लासिक नियम है जिसे यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। ये लड़ाई को और मुश्किल बना देता है। तो ये कहानी कहीं न कहीं हमें प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। बिल्कुल, ये पूछती है कि क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे परिणामों को देखने के लिए तैयार हैं? क्या अनंत जीवन या शक्ति पाने की कोशिश में हम मानवता को ही दांव पर लगा रहे हैं? और वो अंत, वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि एक तबाही देखने के बाद भी कोई दूसरा इंसान वही गलती दोहरा रहा है। हाँ, ये सवाल उठाता है कि इंसान कभी सीखता है या हम विनाश के इस चक्र को बार बार दोहराने के लिए मजबूर हैं? क्या शक्ति और नियंत्रण की हमारी इच्छा इतनी ज्यादा है कि हम साफ दिख रहे खतरे को भी नजरअंदाज कर देते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और शायद यही अंतिम विचार है हमारे श्रोताओं के लिए। क्या बारिश या धमाके जैसे बाहरी या अस्थायी समाधान इंसान के अंदर की लालच या गलती दोहराने की प्रवृत्ति जैसे बुनियादी खतरों का मुकाबला कर सकते हैं? फिल्म का अंत तो शायद ना में जवाब देता है, और ये सोचना काफी गंभीर है।